नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या महाराष्ट्र चुनाव के बीच राहुल गांधी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? क्या महाराष्ट्र में ही राहुल गिरफ्तार हो जाएंगे? उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो जाएगा? क्योंकि जो आदेश थे, पिछला आदेश, जिसको वकील ने बताया, वकील के मुताबिक अगर राहुल गांधी नहीं पेश होते हैं तो उस पर कुछ एक्शन भी लिया जा सकता है, क्योंकि इस बार निजी तौर पे राहुल गांधी की पेशी आवश्यक थी। अब ये तलवार लटकने की आशंका क्यों है? क्योंकि आज दूसरी तरफ महाराष्ट्र से बिल्कुल दूर केरल में, वायनाड में एक मेगा शो कांग्रेस का दिखा है। और मेगा शो नहीं कहेंगे इसको, रिकॉर्ड तोड़ शो कह सकते हैं। प्रियंका गांधी के लिए लाखों लोग खड़े हो गए। हम आपको विजुअल दिखाएंगे। मतलब अद्भुत तस्वीर है। वहां पर लोगों का ऐसा हुजूम है कि कहते हैं ना, तिल तिल फेंकने के लिए, सरसों फेंकने के लिए जगह नहीं है, ऐसा हुजूम। इस भीड़ ने वैसे ही दिल्ली दरबार के पसीने छुड़ा रखे हैं। उस बीच राहुल गांधी की वहां मौजूदगी और राहुल गांधी की ये अपील कि वायनाड में प्रियंका से बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता है, वहां खड़े हो जाना राहुल गांधी का, अदालत को छोड़ देना, पेशी को दरकिनार कर देना। क्या ये सारा जो इक्वेशन बन रहा है, ये राहुल गांधी पर एक कानूनी खतरा पैदा कर रहा है? और इस दौर में फैसले कैसे होते हैं, इसका सबूत सबसे बड़ा राहुल गांधी खुद है। गुजरात में क्या हुआ था, कैसे गई थी राहुल गांधी की सांसदी, कैसे राहुल गांधी का घर खाली करवाया गया था, छोड़ना पड़ा था घर उनको, सब याद होगा आपको। भाव को चर्चा में जोड़िए, कंट्रोल रूम फटाफट। इस मामले पर हम तफसील से बात करते हैं। स्वागत है भाऊ आपका। आज थोड़ा मैं दर्शकों से बोल दूं, हो सकता है ऑडियो में थोड़ा 19-20 प्रॉब्लम हो, क्योंकि भाऊ कहीं आज दूर है और वहीं से बैठे हैं जहां पर थोड़ी डिस्टरबेंस हो सकती है, काफी दूरी पर है। सबसे पहले भाऊ मैं वो तस्वीर दिखाता हूं, जिस तस्वीर को फिर हम आते हैं राहुल गांधी के केस पर, कोर्ट पर, वकील के बयान पर। लेकिन तस्वीर देखिए, ये वायनाड की तस्वीर है। वायनाड में ऐसी भीड़, ये देखिए, ये सामने अब तस्वीर देखिए, सड़क पर लोगों का रेला है, दूर दूर तक, जहां तक कैमरा घूम रहा है वहां तक। वो मोदी जी के भाषा में कहें, उनकी हर रैली में, 5,000 की रैली में भी कहते हैं, जहां तक देखो वहां तक मुंड ही मुंड नजर आ रहे हैं। तो यहां तक, तो जहां तक कैमरा जा रहा है यहाँ पे, वहां तक मुंड ही मुंड नजर आ रहे हैं। ऐसा रोड शो हुआ है। इस रोड शो में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी खुद ही, तबीयत उनकी नासाज रहती है, उसके बावजूद सोनिया गांधी थी। राहुल गांधी ने सब छोड़ दिया, कोर्ट को छोड़ दिया, बहन के साथ पहुंच गए वहां। इस इस रोड शो को हम दूसरी तरफ महाराष्ट्र से जोड़ते हैं। महाराष्ट्र में पुणे में एक मुकदमा कायम हुआ था राहुल गांधी पर। यह मामला अप्रैल 2023 में दर्ज हुआ। सात्यकी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के जो है पोते सात्यकी सावरकर हैं, इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था मानहानि का। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में था, जो अब एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर हो चुका है। संग्राम कोल्हटकर हैं इनके वकील। उनका बयान बड़ा महत्वपूर्ण है, उसी से हम शुरुआत करते हैं। संग्राम कोल्हटकर ने कहा कि संयुक्त सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ने समन जारी करते हुए कहा है कि आईपीसी 500 के तहत ये दंडनीय जो है आरोप है, और इसका जवाब देने के लिए 23 अक्टूबर को राहुल गांधी की निजी तौर पर उपस्थिति आवश्यक है। अब वायनाड में राहुल और महाराष्ट्र में पुणे में उपस्थिति आवश्यक, इसके बीच में न्यायपालिका पर जो पिछले पहले उंगलियां उठ चुकी हैं, खासकर राहुल गांधी के मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था, हमने आपने नहीं। इसके बीच एमपी एमएलए कोर्ट क्या गैर जमानती वारंट जारी कर सकता है? क्या राहुल की गिरफ्तारी की पटकथा लिखी जा सकती है और बीच चुनाव में राहुल गांधी महाराष्ट्र की जेल में ही कैद हो सकते हैं? देखिए आशीष जी, यदि राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी नहीं हुआ और हम्म। राहुल जी को गिरफ्तार करने का प्रयास नहीं हुआ,
तो मुझे हाँ, लगेगा कि बीजेपी में कुछ बदलाव आया है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी 2014 से हुँ, जिस हिसाब से देश के राजनीति में सक्रिय है, वहां खुद की लाइन बड़ी करने के बजाय दूसरे की लाइन छोटी करके अपने आप हुँ, को बड़ा बनाने का प्रयास होता है। हुँ, सरकारें चाहे तो आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ने के बाद चुनाव जीतिए, सरकार बनाइए, और यदि आप चुनाव हारते हैं तो फिर यकीनन सरकार बनाइए, फिर चाहे हुँ, तोड़ फोड़, क्योंकि अब ये भाजपा 2014 के बाद एक नए कलेवर की भाजपा है। हुँ, यदि आप उसी सपने में जी रहे हैं कि खुशाबू ठाकरे की भाजपा, अटल जी की भाजपा, अडवाणी जी की भाजपा, सुषमा स्वराज की भाजपा, तो वो भाजपा नहीं है। जहां राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सिर्फ शब्दों में नहीं, तो ये हुँ, बर्ताव में झलकता था। पार्लियामेंट में शेरशायरी होती थी, कटाक्ष होते थे, और हुँ, अपनी सत्ता एक मत से प्रधानमंत्री पद को वे पानी छोड़ने वाले अटल जी भी किसी पार्टी के थे। लेकिन उन्होंने कभी कहा कि मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से नहीं छूऊंगा, यदि मुझे ऐसी सत्ता मिलती है कॉम्प्रोमाइज करके तो। और यहाँ तो सत्ता का दूसरा नाम ही कॉम्प्रोमाइज है। हर जगह हुँ, पे भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी सब गोद में बिठा लेते हैं यदि आपको सत्ता मिलती है तो राहुल गांधी ये पदयात्रा के पहले उनके लिए नकारा थे, हुँ, और कांग्रेस के कुछ जो राहुल गांधी जी के बहुत ज्यादा वेल विशर है गांधी परिवार के, हुँ, और जो कांग्रेस के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं बीजेपी में के गोद में बैठ के, हुँ, उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू घोषित कर दिया। मैं अभी भी कहता हूँ राहुल गांधी को पप्पू घोषित करने में जितना काम कांग्रेसियों ने किया उतना बीजेपी ने भी नहीं किया। राहुल गांधी भी जानते थे कि G23 क्या है, कैसे लोग पत्र लिख रहे हैं, 2019 का हार का ठिकरा कैसा राहुल गांधी के सर पे फोड़ा गया, कैसा उन्होंने इस्तीफा दिया, ये सारी चीजें जब सामने आई, उसके बाद राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा देकर नेपथ्य में चले गए। और फिर जब उन्होंने देखा कि मैं नेपथ्य में भी चला जाऊं, चलो मैं नाकारा हूं, आप तो पार्टी संभालिए, तो ये पार्टी के दलालों ने, सत्ता के दलालों ने पार्टी बेचना शुरू किया। फिर 180 साल पुरानी पार्टी को जीवित रखने के लिए राहुल गांधी ने पदयात्रा शुरू की, और फिर अपने आप को नेता साबित कर दिया, जननायक साबित कर दिया। और वही कारण है कि आज राहुल गांधी सबके लिए किरकिरी बने हुए हैं, उनके पार्टी में भी और हुँ, विपक्ष, खासकर बीजेपी के लिए। उसके बाद जब राहुल जननायक बन के आ गए, तो उनको लगा कि राहुल की पदयात्रा में ही लोग सिर्फ राहुल को जानते हैं, लेकिन राहुल गांधी पदयात्रा के बाद हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेके जो तूफानी रूप से टूट पड़े सरकार पर, अडानी को बचाने के लिए, तब वो रूप देख के राहुल का सरकार भी सकते में आ। फिर एकाएक एक कोर्ट केस गुजरात में चल रहा था, हुँ, जिस मोदी ने ये केस किया वो हाई कोर्ट जाके नीचे के कोर्ट को स्टे लेके आए थे, कि प्रोसीजर हुँ, पे ही स्टे लेके आए। और जैसे ही अपने बलन का, अपने चॉइस का जज आता है, वो ऊपर फिर जाके एप्लीकेशन लगा के वैकेट करवाते हैं, और वो जज 2 दिन के अंदर रिप्लाई भी, मतलब दन 1-2 सप्ताह में केस खत्म करके राहुल गांधी को उस धारा में मैक्सिमम सजा 2 साल की थी वो दे के उनकी सदस्यता समाप्त करवाता। और इतना इफिशियंट मैंने स्पीकर को कभी नहीं देखा। बिरला जी को भी भारत रत्न देना चाहिए। हुँ, उधर अनाउंसमेंट हो गया, इधर सदस्यता गई, उधर हुँ, सदस्यता गई, घर खाली करवा दिया। हुँ, हाईकोर्ट ने भी सारे पैमाने तोड़ते हुए कानून की सजा बरकरार रखी। सर्वोच्च न्यायालय ने जब सजा की स्टे दी, बरकरार हुई वापस सदस्यता, घर भी मिला। तो ये जानते हैं कि 2 साल की सजा से आप चुनाव लड़ने लायक नहीं रहे। अब ये जो सावरकर का मामला है, राहुल गांधी ने विदेश में भाषण में एक किस्सा सुनाया, उनमें कहा कि सावरकर ने कहा था, एक जगह लिखा है हुँ, कि उनके कुछ मित्रों ने हुँ, किसी मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की, और मुस्लिम को पीटते हुए देख के उनको बड़ा आनंद आया। ये बात राहुल गांधी ने कही, तो सावरकर के जो जो बचे, जो वारिस है, उनको बहुत बुरा लगा। हुँ,
उन्हें मानहानि का दावा कर दिया। अब वो क्योंकि एमपी बने हैं तो उनको वहां शिफ्ट किया गया। तो जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो आप कई जगह बात करते हैं, कई बातें होती हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने 3 सदी के संतों को इकट्ठा बिठा लिया। जो 2 सदी पहले पैदा हो गए उनको भी 2 सदी पीछे लाके बिठा दिया। उनके पूर्वजों ने तो दावा नहीं किया मानहानि का, कि मरने के बाद भी आपने जीवित किया है मेरी इसको। आप मजाक उड़ा रहे हैं हमारे संतों का, हमारे पूर्वज। अधूरे मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा करिए तो पूरे समाज का, हिंदू समाज का अपमान है। उल्टा मटका लेके गैस पे आप जो गैस जलाते हो, वो इस देश के साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थियों को गुमराह करने की बात है। बड़ा मुकदमा चलना चाहिए। जो खोज आपने नहीं की उसका क्रेडिट आप ले रहे हैं। आप कहते हैं कि ऐसे बादल आप पैदा करते हैं कि जिससे छुपने से, जिसके आड़ से जाओ तो रडार नहीं पकड़ता। कहाँ है पेटेंट आपका? कहाँ है वो सोच? कहाँ है वो रिसर्च आपका? बताइए जरा जनता को। आप सोलापुर चदरों के लिए फेमस है, उसके आप जैकेट के लिए फेमस बताते हैं, सोलापुर का अपमान करते हैं। राजनीति में जब भाषण देते हैं तो बड़बोलापन हर नेता में होता है। नहीं, इसमें ये इसमें एक मानहानि बात का और दावा अब राहुल गांधी के तरफ से एक एप्लीकेशन भी जा सकती है। राहुल गांधी ने ये तो नहीं कहा कि मैं बीमार हूं इसलिए नहीं आ सकता, तो आप कहो कि वायनाड कैसे गए। चुनाव चल रहे हैं, राजनीतिक व्यस्तता है, और चुनाव का महत्व सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित कर दिया है। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तो चुनाव के लिए उनको पैरोल मिला था, जमानत मिली थी चुनाव के लिए, कि आप चुनाव में प्रचार करिए और फिर वापस आइए। क्योंकि चुनाव ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा त्योहार है, और उस त्योहार में यदि देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, महाराष्ट्र में एक वजूद वाली पार्टी, महाराष्ट्र में जिसके पास सबसे ज्यादा सांसद है, 15 सांसद है, वो पार्टी, उस पार्टी का सुप्रीमो, उस पार्टी का स्टार प्रचारक को आप जेल में नहीं डाल सकते। लेकिन यदि इनको अक्ल आई होगी तो ये नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन और यदि अक्ल नहीं आई, इसीलिए एक इंफॉर्मेशन जोड़ करके उसी पर सवाल है कि देखिए ये मुकदमा कायम कब हुआ। सावरकर के बारे में आज से नहीं, राहुल गांधी शुरू से बोल रहा हूँ, राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं। देखिए किसी को पसंद हो, किसी को ना पसंद हो, हमारे देश में तो तमाम ऐसा है कि वोट बैंक की राजनीति में कई बार नायक को खलनायक, खलनायक को नायक बनाया जाता रहा है। लेकिन तमाम इतिहासकारों से लेकर के और राजनीतिज्ञों तक ने सावरकर पर उंगलियां तो उठाई हैं। अक्सर वो बोलते रहे, राहुल भी बोलते रहे, तमाम नेता बोलते रहे हैं। लेकिन ये मुकदमा कायम होता है मार्च 2023 के लंदन के बयान पर, और अप्रैल 2023 में दर्ज होता है। ये अप्रैल 2023 में ही दर्ज इसलिए होता है महाराष्ट्र में, मतलब ये मेरा सवाल है, क्या इसलिए होता है कि उस वक्त वो उद्धव ठाकरे वाली सरकार जा चुकी थी, फडणवीस शिंदे वाली सरकार आ चुकी थी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद विश्राम बाग, वहां पर कोई थाना है, विश्राम बाग पुलिस। विश्राम बाग पुलिस को जज साहब कहते हैं कि जांच करो। विश्राम बाग पुलिस जांच कर लेती है, जांच करके प्रथम दृष्टया सत्य इसको पाती है। मुझे लगता है अगर ऐतिहासिक तथ्यों की पड़ताल करनी हो तो हिंदुस्तान का कोई थाना सक्षम नहीं है 5 साल में करने में। ऐतिहासिक दस्तावेजों को पढ़ना पड़ेगा कि सावरकर ने कहा कि नहीं कहा। सावरकर के स्टेटमेंट, सावरकर की चिट्ठियां पढ़ने में 5 साल लग जाएगा, और किसी स्कॉलर को लगेगा 5 साल पढ़ने में कि सावरकर कितने बार जेल गए, कहाँ माफीनामा लिखा, कहाँ जो है चिट्ठी लिखी, किस किताब में क्या लिखा। लेकिन वहां के मुंशी ने, सिपाही ने प्रथम दृष्टया इसको सही मान लिया, विश्राम बाग थाना की पुलिस ने। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट में, मतलब मेरे हिसाब से है, हो सकता है ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये जांच, कि ये जो राहुल ने कहा ये मानहानि का मुकदमा है या गलत है, ये गलत बयानी की राहुल गांधी ने,
ये विश्राम बाग पुलिस के सिपाहियों ने कैसे जांच लिया भाऊ? खाली इसलिए कि दूसरी शिंदे और फडणवीस। दूसरी बात, हम्म, मुझे हम्म, सावरकर के वारिसों पे तरस आता हम्म, है। मैं एक मराठी इंसान हूँ आशीष। हम्म, हर व्यक्ति के अलग अलग पहलू होते हैं। हम्म, मेरे भी एक पत्रकार होने के नाते मेरे व्यक्तिगत जीवन के भी कई पहलू होंगे। हाँ, हाँ, हो सकता है कि मैं अच्छा पत्रकार हूं, लेकिन मैं अच्छा पिता नहीं हूं। हम्म, हो सकता है कि मैं अच्छा दोस्त नहीं हूं। हम्म, तो सावरकर को मैं एक बात के लिए सैल्यूट करता हूं कि वो मराठी साहित्य में एक हस्ताक्षर थे। हम्म, मराठी साहित्य का प्रेमी होने के नाते मैं सावरकर को सैल्यूट कर सकता हूं। हम्म, लेकिन स्वतंत्र सेनानी सावरकर के बारे में जो तथ्य सामने आए, हम्म, उसको देख के फिर मैं हिचकिचा जाता हूं। और हम्म, वो तथ्य, राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा लिखा हुआ है कहीं, हम्म, सावरकर जी ने लिखा कि उन्होंने एक मुसलमान को पीटते हुए देखकर आनंद व्यक्त किया। हम्म, इस पे उन्होंने कहा कि सावरकर के बारे में अफवाह फैला रहे हैं। हमारे यहाँ निरंजन टिकले नाम के एक पत्रकार हैं। हाँ, हाँ, लंदन में बहुत ज्यादा समय बिताकर हम्म, लाखों रुपए अपने खर्चा कर हजारों के तादाद में डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके वो सज्जन बैठे। हम्म, उनके व्याख्यान पूरे महाराष्ट्र में होते हैं। हम्म, और वो सावरकर के ऊपर महिला की इज्जत लूटने का और व्यभिचार का आरोप है, ये क्लेम करते हैं दस्तावेजों हम्म, के साथ। सावरकर के माफीनामे की बात करते हैं। हम्म, जब सावरकर, जब सरदार पटेल जिनकी इतनी बड़ी मूर्ति भी खड़ी करती है हम्म, गुजरात में, और जिसके ऊपर हमारे मोदी जी इतराते हैं, जिस पटेल पे पूरा बीजेपी गर्व करते हैं, अमित शाह पटेल के बाद पटेल जैसा स्ट्रांग होम मिनिस्टर होने की बात करते हैं, मतलब लोग कहते हैं उनके बारे में, उनके हम्म, जितने भी भक्त हैं, हम्म, वो सरदार पटेल भारत के एक एक राज्य रजवाड़ों को भारत में विलीन करने का प्रयास कर रहे थे। और सावरकर उनको पत्र लिख के कह रहे थे कि तुम अब अलग रहो। हम्म, ये बात निरंजन टिकले अपने उद्बोधन में करते हैं। और मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक जगह जब मेरी उनकी मुलाकात हुई, तो मैंने बोला आप जितना बोल रहे हैं सावरकर के बारे में, मैं तो शॉक्ड हूं। उन्होंने कहा, मैंने आपको डर नहीं लगता? बोले मेरे पास डॉक्यूमेंट है। हम्म, ये मेरा सावरकर के प्रेमियों को सवाल हम्म, है। राहुल गांधी ने सिर्फ इतना ही कहा कि मुसलमान पीटते हुए देख के मुझे आनंद आया। हम्म, हो सकता है सही हो या गलत, हम्म, लेकिन उससे ज्यादा टिकले के आरोप उससे ज्यादा भयावह है। हम्म, ये आरोप क्या बताते हैं? अभी एक मैं और बात आज पहली बार शेयर करना, पहली बार। हम्म, हम्म, कुछ चीजें होती है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है लेकिन शेयर नहीं करते। इस देश के एक बहुत बड़े नामी संपादक, जो एक हम्म, लेखक भी है, उनकी एक किताब 1-2 महीने में आने वाली है। हम्म, और वो किताब उन तमाम सत्य डॉक्यूमेंट के सत्यापन पे है कि जिसमें सावरकर का एक नया चेहरा वो लोगों के सामने नहीं। नटशेल में जो उन्होंने कहा, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि सावरकर जब वॉइस रॉय से मिलते थे और बाहर आके ब्रीफ करते थे कि मैंने वॉइस रॉय को ये बोला और वो बोला और वो बोला, और मीडिया छापता था। लेकिन वॉइस रॉय उसी मीटिंग के बारे में क्या क्या हुआ, ये इंग्लैंड अपने आकाओं को टेलीग्राम पे भेजते थे। हम्म, वो टेलीग्राम जो वॉइस रॉय अपने आकाओं को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि सावरकर केम मेट मी एंड वाज डिमांडिंग these थिंग्स, हम्म, वो बात और सावरकर जो बाहर बोल रहे थे, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो वो तमाम टेलीग्राम और वो जो रिपोर्ट्स हुए हैं, उनका आकलन करके एक नई किताब सावरकर जी के पूर्ण उस इतिहास पे प्रकाश डालने के लिए आ रही है।
सावरकर जी पेंशन लेते थे, अमृतसर से पता है। सावरकर जी हाँ, माफी मांगते थे, डॉक्यूमेंटेशन है। है। सावरकर जी को कोल्लू-ओल्लू से कोई जो टिकले बताते हैं कि वो कभी कोल्लू-ओल्लू चराया नहीं उन्होंने। उनकी हुँ, उनकी शरीर दृष्टि देखते हुए उनको हुँ, सबसे ईज़ी काम बताया, वो काम था नारियल की रस्सी बनाना, हुँ, नारियल की जो निकलती है रेशे उससे। हुँ, हुँ, वो काम सबसे ईज़ी काम था, वो करते थे वो। हुँ। लेकिन तो निर भाऊ एक तो बात आप यदि बताओ। आपको यदि मैं वही कह रहा हूँ, हुँ, यदि ये राजनीतिक मामला क्यों हुआ? हुँ, राहुल गांधी ने इतना ही कहा कि मुसलमानों को पीटते देख के उन्हें आनंद आया, ऐसा उन्होंने कहा तो इनको मानहानि लगी। हुँ, लेकिन सरेआम हजारों के तादाद में बड़े-बड़े हॉल में पोस्टर्स लगा के विज्ञापन दे के जो बड़े फुल फ्लेज पूरा हाउसफुल शो जो करते हैं निरंजन टिकले, उसके बारे में इनको मानहानि का दावा क्यों नहीं करते? क्योंकि अदालत में क्योंकि धज्जियाँ उड़ निरंजन जाएँगी। टिकले को आप लाओगे तो हुँ, डॉक्यूमेंटेशन सामने आएगा। हुँ। अदालत में धज्जियाँ उड़ जाएँगी। निरंजन टिकले को आप अंदर भी कर दोगे तो इसका हुँ, बीजेपी को फायदा नहीं होगा। हुँ, लेकिन राहुल गांधी को आप यदि अटकाओगे और आपने सही टाइमिंग बताया, हुँ, कहाँ कब सरकार अपने आने के बाद मुकदमा दर्ज होता है, हुँ, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। हुँ, ये एक सीक्वेंस है। ये सिर्फ राहुल गांधी को घेरने की एक प्रक्रिया है। राहुल गांधी को एक जगह जकड़ के रखने की प्रक्रिया है, क्योंकि राहुल जितना बाहर छूटते हैं, छोड़ दीजिए हरियाणा में जो चुनाव के नतीजे आए, कैसे क्या आए, उसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। हुँ, हुँ। लेकिन हरियाणा में भी राहुल गांधी जननायक साबित हुए। हाँ, विपक्ष में होते मोदी हुए तो जिनके अकाउंट फ्रीज हुए हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनको वो डोनेशन देके उनके ऊपर रेड होती है, मतलब उनको प्रताड़ित किया जाता है। ये तमाम चीजें जो है वो सब देखने के बाद भी लाखों की तादाद में लोग आते हैं, वहां पे भी भीड़ पैर रखने को भीड़ नहीं थी। वो वीडियो हाँ, आपने भी देखे और हमने भी देखे। हमने हुँ, प्रधानमंत्री की रैलियां देखी जहाँ 8-8 हजार लोग बड़े मुश्किल से आ रहे थे, चेयर खाली पड़ी थी। हुँ, एक जगह तो मीडिया को बताया गया कि आप ये फुटेज नहीं दिखाओगे, हुँ, मीडिया कर्मी बता रहे थे। हुँ, तो कुल मिलाकर उस जननायक को, लेकिन ये मैं हमेशा कहता हूँ, अंग्रेजों ने जब-जब महात्मा गांधी पे बंदी लगाई, हुँ, महात्मा गांधी सुपर हीरो बन के उभरे हाँ, और वही अंग्रेजों वाली सारी नीति भाजपा अपनाती है। फूट डालो, राज करो, लोगों को पढ़ने मत दो, क्योंकि पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे। सवाल पूछेंगे तो तुम्हारे कुकर्मों पे सवाल होगा। तो अज्ञानता का जाला फेरते रहो, हुँ, धर्म, कर्मकांड में बाँध दो। उपनिषद का एक श्लोक है आशीष, और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। उपनिषद में मैं कैसा कहता हूँ, कैसे कर्मकांड में बाँध के रखते हैं। हुँ, उपनिषद में एक श्लोक में ये कहा गया है कि हुँ, पश्यन्ति शिवात्मानि पश्यन्ति प्रतिमासो न योगिनः अज्ञानम भावार्थार्थे प्रतिमा परिकल्पिता। इसका अर्थ ये है कि यदि आपको भगवान की पूजा करनी है, भगवान का ध्यान लगाना है, भगवान के प्रति आस्था जगानी है, हुँ, तो आपको मूर्ति की जरूरत नहीं है। निराकार, ये कल्पना है उपनिषद और वेद की। हुँ, आकारहीन है भगवान। कोई भी भक्त यदि दिल से भक्ति करे, मन से भक्ति करे, तो उसे मूर्ति की जरूरत नहीं। वो हुँ, आंखें बंद कर ले, आंखें खुली रखे और वो आध्यात्म उस भगवान के प्रति प्रार्थना कर सकता है। लेकिन जो अज्ञानी है, यानी आज की भाषा में जो मूर्ख है, हुँ, उनको भगवान की पूजा करने के लिए एक प्रतिमा की कल्पना करनी पड़ती है। हाँ, हुँ, तो ये मूर्ति का निर्माण जो है, अज्ञानम भावार्थार्थे, अज्ञान लोगों के मन में भाव जगाने के लिए प्रतिमा परिकल्पिता, हुँ, प्रतिमा की परिकल्पना की गई है। ये सनातन धर्म है हमारा। हुँ। लेकिन तो ये जो ये रामलला की प्राण हुँ, प्रतिष्ठा की है, ये उन लोगों के लिए है
जो अज्ञानी, जो ज्ञानी है उसके लिए भगवान उसके दरवाजे पे आते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा दैवत पांडुरंग है, विठ्ठल, जो तिरुपति बालाजी का प्रारूप माना जाता है। सब जगह तुम्हें भगवान सिंहासन पे बैठे मिलेंगे, शेषनाग पे बैठे मिलेंगे। ये पहला भगवान है जो ईंट पे खड़ा है, ईंट। वो इसलिए कि एक कुम्हार के घर जो विठ्ठल विठ्ठल करते हुए, विठ्ठल की प्रार्थना करते हुए, कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर गया नहीं हो, वो माटी, जो मिट्टी है, जो लगती है मटके बनाने के लिए, उसको बना रहा था, पैर से विठ्ठल 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 करते हुए कर रहा था। तो विठ्ठल प्रकट हो गए, अरे भाई इतना तू याद कर रहा, तो मैं आ गया। तो उसने कहा काम में हूं, इधर खड़ा हो जा, और ईंट दिया उसके बाद खड़ा होने के लिए, क्योंकि वहां कीचड़ था, पानी था। एक ईंट उठाई, बोले खड़ा हो जा, मुझे जरा मटके का काम करने दे। विठ्ठल 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 विठ्ठल। उस महाराष्ट्र में क्या आप ध्रुवीकरण करो? नहीं, एक तो कुल ध्रुवीकरण मिलाकर ये राजनीतिक राजनीतिक षड्यंत्र है। नहीं, एक एक फाइनल मैं फिर 30 कहता हूं, सेकंड का ये सावरकर के खिलाफ, सावरकर के खिलाफ गलत बयानबाजी करना, सावरकर के नाती पोती को आहत हुआ, जायज है। मानहानि का दावा जायज है। लेकिन इससे ज्यादा बड़े आरोप लगाने वाले के सामने आप घुटने टेक देते हो। अरे देश भर किसी की ने ये कह किताबों में दिया लिखा है भाऊ, कि भाऊ हाँ, देश भर के इतिहास की किताबों में लिखा है, क्या करोगे? किताबों पे दावा कर दो, मुकदमा कर दो, फूंक दो, क्या क्या करोगे? सवाल एक फाइनल ये है, 30 सेकंड में समझना चाहेंगे, ये सावरकर पर आने का मतलब क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज के भरोसे मराठा अस्मिता को टच नहीं कर पाई भाजपा, और क्या छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़ा कोई आइकन हो जाएगा क्या, जिसके खिलाफ नहीं, इतिहास में सवाल क्या क्या लिखा हुआ है? आपने सवाल टिकले साहब का कहा है? मैंने मतलब हास्यास्पद बात यह है कि संघ ने कभी सावरकर को अपनाया नहीं। हाँ। संघ और सावरकर विचारधारा अलग अलग थी। हिंदू महासभा इसीलिए बनी, लेकिन हाँ। सावरकर के जाने के बाद अब संघ और बीजेपी को सावरकर भी अपने लगने लगे, क्योंकि अब आपके पास आइकॉन नहीं तो आपको चुराना पड़ेगा। यानी यानी तो संघ के पास सावरकर की, सावरकर जैसा भी नहीं था, कोई सावरकर जैसा भी नहीं था। मैंने क्या कहा, सावरकर हाँ। भी इनकी मजबूरी है, हाँ। छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी मजबूरी है। हम्म, और दोनों की विचारधारा यदि देखें, छोड़िए छत्रपति शिवाजी महाराज तो बहुत बड़ी बात कह दिया, मैं हम्म। तुलना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता तुलना करने की, नहीं नहीं, कल्पना भी नहीं लेकिन कर कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन सकते। सावरकर की विचारधारा भी क्या संघ वाले अपना लेंगे? जिस महाराष्ट्र सरकार ने राजमाता गौ माता करके देसी गाय को 1500 रुपए देने की घोषणा की, हम्म। वहां सावरकर कहते थे कि गाय को देवी और माता कहना मूर्खता है। हम्म। गाय एक उपयुक्त प्राणी है, हम्म। जब तक उसका उपयोग है उपयोग कर लेना चाहिए, जब उसका उपयोग खत्म हो जाए, वो बोझ बन जाता है, तो किसी को दे देना चाहिए। हम्म। हम्म। ये सावरकर की परिकल्पना है। हम्म। चलिए, अब आज इस चर्चा, ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी, इसमें 3 सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं आप पे भी, कि क्या सावरकर अब छत्रपति शिवाजी महाराज के भरोसे शुरू हुआ 6 महीने पहले का जो मिशन था, महाराष्ट्र का मिशन, वो सावरकर नहीं के नहीं आके अटक चित्रांश, शिवाजी हम्म, महाराज का मिशन शुरू तो सही किया, वो हाँ। स्टैचू में भ्रष्टाचार जब पाया गया और गिर गया, तब पूरा हाँ। महाराष्ट्र क्रोधित हुआ कि अरे हमारे महाराज को तो छोड़ो। किसने हाँ। कहा हाँ। था छत्रपति महाराज का अपमान करने के लिए? क्योंकि मैंने मेरे जीवन काल में, हाँ। मैंने कहा, मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू बनते हुए देखे, हम्म। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखे, हम्म। लेकिन मैंने ऐसा बिखरा हुआ रास्ते पे छत्रपति शिवाजी, टूटे हुए शिवाजी, मैंने जीवन में पहली बार, मैं सौ न कर सका, इतना अपमानित शिवाजी हुए इनके भ्रष्टाचार के चलते।
तो अब वो रह गए तो अब मतलब इनको देखो, रूप देखो तिनके का सहारा है आशीष। आप सावरकर को पकड़ के देखिए, शिवाजी महाराज को पकड़ के देखिए, मतलब शिवाजी महाराज के वहां से तो अब फेल हो गए, अब सावरकर जी को पकड़ के देखिए, कहीं तो नैया पार लगाने का प्रयास करे। ये राजनीति एक युद्ध है उनके लिए, और युद्ध में इनके लिए सब जायज है, नाजायज चीजें भी जायज हो जाती है। संघ चालक भले ही कहते रहते हैं कि चुनाव प्रतियोगिता है और पक्ष और प्रतिपक्ष होता है, विरोधी पक्ष नहीं होता, लेकिन फिर आज के डेट में संघ चालक की सुनता कौन है? सवाल वो है। बिल्कुल। और बस आखिर में यही भाव ने बीच में गांधी जी की चर्चा की थी कि वो गांधी जेल जब गए मजबूत होकर के उभरे। तो आखिर में यही है, ये तुलना नहीं है गांधी, महात्मा गांधी, बापू की, मैं राहुल गांधी से तुलना नहीं कर रहा, सवाल लेकिन ही नहीं उठता। एक गांधी को अंग्रेजों ने ट्रेन से फेंका था, तो जिस सत्ता का सूरज नहीं डूबता था, उस सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया उस गांधी ने, एक धोती लपेट करके। तो नहीं दशांश, सवांश, हजारांश, क्षुद्रांश, कोई अंश अगर नहीं, उस गांधी का इस एक गांधी मैं में तो हो, बोलता हूँ ये फॉर द नेम सेक, हाँ, खाली मात्र नाम ही क्या। नाम गांधी होने से भी आपने हाँ, उसको लोकसभा में उखाड़ के फेंक दिया, आप उसने आपको 240 पे लाके रख दिया। ला के रख आपने दिया। उसको लोकसभा से बाहर किया, उसने आपको बैसाखी पे ला दिया। हाँ, तो अभी ये गिरफ्तारी, या अगर जो चर्चाएं हैं ऐसी कि भाई आना जरूरी था, अगर कुछ ऐसा होता है तो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, समय खराब होता है तो निर्णय उल्टे होते हैं। ऐसी ऐसा मुझे नहीं लगता कि दुस्साहस करेंगे, लेकिन बुरे वक्त में अक्सर फैसले गलत ही होते हैं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, देखते रहिए महाराष्ट्र का संग्राम। भाऊ आएंगे तो और चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे, वापस आएंगे। आज थोड़ा सा ऑडियो डिस्टर्बेंस, चलते चलते फिर माफी मांगता हूं। इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे भाऊ के साथ मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। नमस्कार। नमस्कार।